नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में पेटीएम के बारे में कौन नहीं जानता, और जब से आरबीआई के द्वारा पेटीएम के बैन की न्यूज़ सामने आई है ना, तब से तो पेटीएम का शेयर बहुत ज़्यादा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पेटीएम का फ्यूचर नहीं है, और अगर है तो क्या ये सही समय है पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में काफ़ी अच्छे इनसाइट्स दूंगा, जिससे आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर है या फिर नहीं, और एक्चुअली में आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड भी करती है और इसकी अर्निंग कहाँ से आती है। तो बस दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। दोस्तों अगर आप पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर पेटीएम के शेयर्स बाई करना चाहते हो, तो पेटीएम के नाम से कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। आप लोगों को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो। दोस्तों अगर देखें कि ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है फॉर कंज्यूमर्स एंड एज वेल एज मर्चेंट्स। दोस्तों इस कंपनी के पास 500 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स हैं एंड साथ ही साथ 25 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट्स भी हैं। दोस्तों ये कंपनी पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू। तो आप इस कंपनी की पेमेंट सर्विसेज में देखोगे तो ये कंपनी पेमेंट्स के मामले में वॉलेट, पोस्ट पेड सर्विसेज, क्यूआर कोड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है एंड साथ ही साथ अगर मर्चेंट्स को देखा जाए तो पेटीएम के साउंड बॉक्स, पीओएस मशीन्स ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और दोस्तों अगर आप नोटिस करो कि जो यूपीआई पेमेंट्स होती हैं इंडिया में, उसका लगभग 13% हिस्सा पेटीएम ही कवर करता है। मतलब पेटीएम से ही वो 13% यूपीआई पेमेंट्स हो रही होती हैं। और दोस्तों अगर आप पीयर टू मर्चेंट सेगमेंट की बात करें, जब एक पर्सन मर्चेंट को पेमेंट करता है यूपीआई के थ्रू, तो वहां पर तो क्लियर तरीके से पेटीएम डोमिनेट करता है। लगभग 50% हिस्सा पेटीएम के पास ही है इस वाले सेगमेंट का। दोस्तों अगर रेवेन्यू देखा जाए तो प्रोसेसिंग फीस और कन्वीनियंस फीस के तौर पर काफ़ी सारा पैसा कमाती है ये कंपनी। वहीं दोस्तों अगर आप कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज में देखोगे तो ये कंपनी ट्रैवल, एंटरटेनमेंट की टिकट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। गेम्स है इस कंपनी के। इसके अलावा पेटीएम फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन देता है, पेटीएम मॉल है और ई कॉमर्स है। और दोस्तों यहाँ पर भी ये कंपनी इसी तरीके से पैसे कमाती है। जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग फीस ले लेगी, अगर आप लोगों ने यहाँ से टिकट बुक करी तो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर कुछ चार्ज ले लेगा। इसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग का भी ये कंपनी पैसे ले लेती है। आपने देखा होगा कि पेटीएम के एप्लीकेशन पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, तो उसका ये कंपनी पैसा लेती है मर्चेंट्स से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे तो ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बैंकिंग की लगभग सारी सर्विसेज ही तो ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जैसे लैंडिंग देना, इंश्योरेंस देना, वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी करती है। और यहाँ पर भी ये लोग कई बार पेमेंट गेटवे के तौर पर चार्ज ले लेते हैं, कई बार प्रोसेसिंग फीस के तौर पर चार्ज ले लेते हैं। तो इसी तरीके से बेसिकली ये कंपनी कमाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई के द्वारा इस कंपनी पर बैन क्यों लगा। तो पहली बात तो ये कि बैन सारी सर्विस पर नहीं लगा है। इस पेटीएम जो है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड करता है, उन सारी सर्विसेज पे बैन लगा है लगभग, आप ये समझ सकते हो। और दोस्तों ये बैन लगने की न्यूज़ सामने क्यों आई है, तो उसके पीछे 2-3 रीजन मेनली हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे जिन कंपनियों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था या फिर अपनी इक्विटी खरीद रखी थी, तो उनमें बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस में थी। दूसरा रीजन यहाँ पे आरबीआई ने केवाईसी को लेकर के बताया है कि इनके यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका जो सेम पैन कार्ड होता है ना, जिनका पैन कार्ड नंबर सेम है। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पैन कार्ड तो सभी का अलग अलग होता है और पैन कार्ड नंबर भी सभी का अलग अलग होता है। तो 10 या फिर 20 नहीं है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड नंबर सेम है। तो एक ये भी कारण बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी गाइडलाइंस, जैसे पेटीएम में 2 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा पैसे ना रखना, बट आरबीआई कहता है कि पेटीएम ने ये सारी चीज़ें भी ब्रेक करी हैं। वो अपने कस्टमर्स को कई बार इससे भी ज़्यादा पैसे रखने की अनुमति दे देता है। तो दोस्तों शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आरबीआई ने कहा है पेटीएम को कि 29 फरवरी के पहले या तो वो आकर के नेगोशिएट कर लें, अदरवाइज अगर ऐसा ही चलता रहा तो 29 फरवरी के बाद ये इनकी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी इंडिया में। तो दोस्तों ये सारी बात तो हो गई कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है और आरबीआई और पेटीएम के बीच में मसला क्या है। दोस्तों अपन इनके शेयर्स के बारे में समझते हैं कि अपन को यहाँ पे क्या करना है। तो आज की डेट में इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है 447 रुपये। आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 28,337 करोड़ रुपये। और जब इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था उस समय पर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 1.5 लाख करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जिन्होंने पैसा लगाया था उस टाइम पे, तो उनका पैसा कितना ज़्यादा डाउन हुआ है या फिर कितना ज़्यादा डूबा है। दोस्तों अपन इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। मैं उनका एग्जैक्ट मतलब भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है। सबसे पहला रेशियो ROCE, जिसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब किसी भी कंपनी में अगर आपने 100 रुपये लगाए तो उस 100 रुपये पर एक्चुअली में आप लोगों को रिटर्न कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर -13.5% है।
-13.5% होने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी 100 रुपये से मिलकर के बनी है तो वो कंपनी एक साल में -13.5% का लॉस कवर कर रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 86.5 रुपये बना पा रही है। तो डेफिनेटली ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हो। लास्ट के एक डे का ग्राफ आप लोगों की स्क्रीन के सामने, एक वीक का, एक मंथ का, एक ईयर का, 5 ईयर का। तो 5 ईयर में भी अगर आप लोगों ने इस कंपनी में मतलब 5 सालों तक भी पैसा लगा के रखे हैं ना, तो भी आप लोगों को लॉस ही हुआ है, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इतने लॉन्ग टर्म में भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ये भी एक बहुत ही बुरा साइन है। इसके बाद दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट रेशियोज, एक होता है पीई रेशियो, एक होता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो 2.43 है, काफ़ी ठीक है। पीबी रेशियो तो बुरा नहीं है, बट पीई रेशियो बहुत ही बुरा है। पीई रेशियो -17.75, मतलब पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस अपॉन में अर्निंग। तो प्राइस तो इस कंपनी का पॉजिटिव है बट अर्निंग इस कंपनी की निगेटिव है, मतलब यहाँ पर अर्निंग नहीं हो रही है, सिंपली लॉस बुक कर रही है ये कंपनी। और दोस्तों आप इन दोनों ही रेशियोज को सेक्टर के पीयूज से कंपेयर करके भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी विश्वसनीय है और कितनी नहीं। तो यहाँ पर देखोगे प्रमोटर होल्डिंग आप लोगों को बिल्कुल 0 दिख रही है। दोस्तों इसका ये है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है और उन्होंने ही अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं ले रखी। बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपनी बनाते हो, ठीक है, और आप उस कंपनी को चला रहे होते हो और आपने अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी में से बिल्कुल खत्म कर दी, तो क्या आप ऐसा करोगे अगर आप लोगों को लगेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर है? ठीक है, तो बेसिकली आप इतना अंदाजा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड ने जरूर इसमें थोड़ी इन्वेस्टिंग कर रखी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी थोड़ी इन्वेस्टिंग कर रखी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग कर रखी है, रिटेल्स ने उसके बाद। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में एक चीज़ नोटिस करने वाली है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट इस वजह से कर रखा है क्योंकि जो इसके CEO हैं आज की डेट में, चंद्रशेखर जी, उनकी एक फॉरेन में कंपनी है, उस कंपनी के थ्रू इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो इसी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और उसके थ्रू उन्होंने लगभग 10 से 20% के बीच में होल्डिंग कर रखी है। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल ट्रेंड। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हो लास्ट के 4 साल का। तो लास्ट के 4 साल का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ा है थोड़ा थोड़ा। हालांकि 2021 में जरूर थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था बट रेवेन्यू तो लगातार बढ़ा है। बट आप देखोगे कि ये कंपनी प्रॉफिट बुक नहीं कर रही है, लगातार 4 सालों में इस कंपनी ने लॉस बुक किया है। तो डेफिनेट सी बात है कि यार सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा करके हम क्या ही कर लेंगे अगर अंततः हमें लॉस ही हो रहा है। मतलब हमने 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया और हम जो है रेवेन्यू वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज 100 का प्रोडक्ट बनाया, कल 200 का, कल 500 का और अगले दिन 1000 का, बट किसी भी साल हमने प्रॉफिट तो बुक किया ही नहीं। इस बार 100 का प्रोडक्ट बनाया तो हमने 90 रुपये में बेच दिया, अगली बार हमने 200 का प्रोडक्ट बनाया तो अगली बार हमने 180 का बेच दिया। तो भाई लॉस तो हम बुक ही कर रहे हैं ना, प्रॉफिट तो हमें मिल ही नहीं रहा और प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो किसी भी कंपनी का क्या ही फायदा। तो ओवरऑल देखोगे तो सारे के सारी चीज़ें आप लोगों को निगेटिव ही देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से दोस्तों मैं पहले ही कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करे या फिर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट करे, आप लोगों को इस बहकावे में नहीं आना। मैं इस कंपनी में पैसे लगाना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं मानूंगा। दोस्तों ये कंपनी अपनी कमियां दूर कर दे और इन फ्यूचर शायद फिर से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर दे अपने आज की समय में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को। बट फिर भी दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आपको रिटर्न्स ही चाहिए तो दूसरी कंपनी में पैसे लगा करके भी आप रिटर्न्स कमा सकते हो। तो क्यों इतने बेकार ट्रेंड और बेकार शेयर होल्डिंग पैटर्न, बेकार रेशियोज वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको? बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। अब आपको पैसा लगाना नहीं लगाना ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा दोस्तों वारी, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा रिटर्न्स दिया है प्रीवियस 4-5 सालों में, लगभग 20,000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स, मैंने उसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसका प्रॉपर एनालिसिस बना रखा है। वो वाला वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।